हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शिबली सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 69 BNS, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले एलिगेशन अगर किसी महिला के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा आपके ऊपर लगाए गए हैं या आपके किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के ऊपर ऐसा केस हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आज हम इसके बारे में यूनिक डिफेंस स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की लीगल रेमेडी टाइप वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप लोग ये 100% जानते हो कि नीचे की कोर्ट से आपकी बेल 100% खारिज होती है। एक दो बेल कभी कभी एक्सेप्ट हो जाती हैं, बाकी ज़्यादातर इस टाइप की बेल खारिज हो जाती हैं। निचली अदालतों में अगर आपकी पिटीशन में कोई भी गड़बड़ी थी तो आगे चलकर आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। जब आप हाई कोर्ट आएंगे तो अपोजिट पार्टी के जो वकील कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ये कहकर आए थे और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पिटीशन ड्राफ्टिंग सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। सबसे पहले सिर्फ बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल करना है, आपको एविडेंस कोर्ट के सामने प्रैक्टिकली लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ बेल की नहीं है, आगे चल के ट्रायल का या क्वेश्चन का भी सोच लेना। प्रॉपर्ली जो भी एविडेंस है आपके पास, व्हाट्सएप चैट्स, फोटोज़, इन सभी एविडेंस को एनेक्स कीजिए, वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग को कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए, ताकि कोर्ट को आप दिखा सकें रिलेशनशिप था, कोई क्राइम नहीं था, हम रिलेशनशिप में थे, हमने कोई क्राइम नहीं किया है। रिजल्ट इसका ये होगा, कोर्ट अरेस्ट से पहले आपको प्रोटेस्ट कर सकती है। अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रखी है या अरेस्ट स्टे फाइल कर रखा है तो कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करने में कंफर्ट हो जाती है। आपने प्रॉपर टाइमलाइन नहीं बनाकर रखी है, प्रॉपर चैट्स, फोटोज़ नहीं एनेक्स किए, तो उस कंडीशन में कोर्ट कंफर्टेबल नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। प्रॉपर चैट्स एनेक्स कीजिए, व्हाट्सएप के फ़ोटोज़ जो भी हों वो एनेक्स कीजिए और टाइमलाइन बना कर दीजिए ऑनरेबल कोर्ट को। टाइमलाइन जो होती है वो गेम चेंजर होती है। एक डिटेल टाइमलाइन बनाइए कि कब मिले थे, कितने साल पुराना रिलेशनशिप था और कब से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, कितनी बार मीटिंग्स हुई, कब कब हुई, और डेट याद हो तो डेट भी मेंशन कीजिए। इससे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये आता है कि एक दो मीटिंग्स में पता चल जाता है कि लड़का शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और लड़की कह रही है कि 5 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब लड़के की और लड़के की दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से हुआ जो भी हुआ। इंटेंशनली लड़के ने कुछ नहीं किया है। डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हुआ ये बताओ कोर्ट को, एफआईआर कब लिखी गई ये बताओ कोर्ट को। अगर एफआईआर डिस्प्यूट के बाद लिखाई गई है तो इसमें सबसे पावरफुल टूल आपका क्वेश्चन का हो जाएगा, बेल ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था। जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट में बदला लेने के लिए लड़की ने लड़के के खिलाफ एफआईआर करवा दी। तीसरी स्ट्रेटजी आपको रखनी है उनके कंडक्ट पर। लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है कि कंडक्ट वाला। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर इंसिडेंट के बाद भी लड़की लगातार लड़के से बात कर रही थी, एक तरफ आप कह रही हो कि इन्होंने आपका रेप कर रखा है और दूसरी तरफ आप उसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन कर रही हो, इट मीन्स आपकी सहमति थी, आप उसे ब्लैकमेल कर रही हो। मतलब आपने जिस पर सेक्शन 69 BNS में एफआईआर करवा दी उससे आप बात कर रही हो, मिल रही हो, रेस्टोरेंट जा रही हो, होटल जा रही हो, कंडक्ट दोस्ती वाला है, लेकिन एलिगेशंस तो दुश्मन वाले लगाए हैं। ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट से कह सकते हो कि लगातार घूम रही थी, टहल रही थी, होटल्स की बुकिंग हो रखी हो, जहां पर खुद मैसेज कर रही हो कि सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है या पैसा मांग रही हो। अगर ये सारी सिचुएशन है आपके पास तो उस कंडीशन में एक कोर्ट में बहुत ही पावरफुल पॉइंट हो जाता है कि इनका कंडक्ट इनकंसिस्टेंट था इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन एफआईआर। ये लड़के से मिल रही थी, घूम रही थी, टहल रही थी और इन्होंने एफआईआर लिखा रखी है। सेक्शन 69 के मैटर में ये भी टेक्निकल लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जहाँ पर यूनिक स्ट्रेटजी होती है। आप कहते हो कि एक्यूज्ड बोल रहा है कि वो शादी करने के लिए रेडी है, मतलब आप शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन कंप्लेनेंट जो लड़की है उसने मना कर दिया, तो डिफेंस इसमें ये कह सकता है कि एक्यूज्ड तो रेडी था शादी के लिए, क्योंकि महिला ने कहा कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए, अब खुद ही मना कर रही है, तो शुरुआत से धोखा कैसे हो गया? जहाँ पर लड़की का कहना था कि शुरू से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब शादी नहीं कर रहे हैं।
तो आपके पास इस चीज़ का डिफेंस आ गया कि आप शादी करना चाहते हैं, अभी भी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है कि आप तो शादी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहती है। हालांकि कभी कभी ये बहुत रिस्की हो जाता है जब लड़की भी शादी करने को तैयार हो जाती है। आपने यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए शादी कर ली, बाद में आपके ऊपर 498A 125 CRPC और फैमिली वालों के ऊपर वेरियस नेचर के मुकदमे, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब तो आजकल ट्रेंडिंग में है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बेहतरीन ग्राउंड बेल और क्वेसिंग के लिए हो सकता है कि आप शादी करने के लिए रेडी हो लेकिन लड़की ही मना कर रही है। इससे आप कह दो कि वो पैसा वसूलना चाहती थी या झगड़े का बदला लेना चाहती थी, इसलिए मुकदमा लिखा दिया। अब हम शादी करने के लिए रेडी हैं बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिंग। इसके बाद बात आती है मेडिकल वाली बात। फोर्थ स्ट्रेटजी, ये सबसे स्ट्रांग वेपन है। अगर कंप्लेनेंट कह रही है कि मैं मेडिकल नहीं कराना चाहती, मेडिकल कराने में मना कर दिया, कोर्ट को डाउट हो जाएगा, भाई मेडिकल नहीं कराना चाहती, मना कर दिया, या मेडिकल करा लिया, मेडिकल में कुछ नहीं निकला, किसी तरह से वह या प्रूफ नहीं कर सकी कि उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सफुल हुआ है। आप कह रही हो कि ज़बरदस्ती आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए गए, आपकी कंसेंट नहीं थी, तो उसका प्रमाण दो। सिर्फ आपके कहने से किसी लड़के को जेल नहीं भेजा जा सकता। 161 का स्टेटमेंट, 164 का स्टेटमेंट, अगर सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, इनका हर जगह डिफरेंट स्टोरी, बयानों में विरोधाभास और हर बयान अलग तरीके का है, तो ऐसी कंडीशन में भी लड़के की प्रोटेक्शन हो सकती है, जो अब 180 और 183 BNSS के हिसाब से स्टेटमेंट हो गए हैं, जो पहले 161 और 164 के बयान हुआ करते थे CRPC के हिसाब से। अब डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैप पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल चीज़ है। ये क्या है? जैसे आजकल हर चीज़ ट्रेसेबल होती है, जैसे इंस्टाग्राम की एक्टिविटी, लास्ट सीन, उनका लोकेशन का डेटा, गूगल की टाइमलाइन, UPI ट्रांजैक्शन, इंसिडेंट के बाद अगर नॉर्मल इंटरेक्शन है, आपको फ़ोटो भेज रही है या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके साथ का फ़ोटो भेज रही है या आपकी पोस्ट पर रिएक्ट कर रही है, आपने उनको पैसे भेज रखे हैं, उसका स्क्रीनशॉट रखें। और ये सभी मॉडर्न डिफेंस हैं। एक तरफ वो कह रही है मेरा बलात्कार हो गया है, मेरे साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, और उसी दिन या उसके बाद आपके साथ फ़ोटो अपलोड कर रही है, आपके पास फ़ोटो भेज रही है, और आपके पास गूगल की टाइमलाइन है कि दोनों पार्टीज़ अवेलेबल हैं, कि दोनों के फ़ोटोग्राफ हैं। आपका डिफेंस तैयार हो गया। उसी दिन आपको मैसेज करके पैसे मांग रही है, आपने भेज दिया। मतलब एक तरफ कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और उसी दिन पैसे भी मांग रही है, तो ये भी आपका एक डिफेंस हो सकता है। और अगली चीज़, अगर मल्टीपल FIR या पैरेलल कंप्लेंट्स लड़की ने कर रखी हैं, आपके अलावा उसने अन्य लोगों को शिकार बना रखा है, अलग अलग जगह पर कंप्लेंट कर रखी हैं, पुलिस में की है, वुमेन सेल में की है, तो उस कंडीशन में एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का पॉइंट आप उठा सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन का शानदार ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, बेल का शानदार ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है मनी का ट्रायल। आज के दिनों में मनी का ट्रायल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों ही अपने फीस और खर्चे माँ बाप से लेते हैं। कभी कभी लड़के अपने साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड की भी फीस भरते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप इसका प्रूफ भी कोर्ट को दे सकते हैं। कभी कॉलेज फीस, कभी कोई शॉपिंग, कभी किसी और चीज़ के लिए अगर लड़की ने आपसे पैसे लिए हैं तो आप इसको भी UPI ट्रांजैक्शन के थ्रू कोर्ट को दिखाइए और बताइए कि इनको और पैसे चाहिए, इसीलिए ही ये सब कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये पैसा लेती रही हैं। इसके प्रमाण हैं आपके पास, और कोर्ट इस एंगल को सीरियसली लेता है कि भाई आप अकाउंट में पैसे क्यों ले रही हो। इट मीन्स अगर आपने कुछ अमाउंट ले रखा है, रिटर्न नहीं किया है, रिवर्सल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इट मीन्स कोर्ट इसको सीरियसली लेगी और कोर्ट मानेगी कि आप एक्सटॉर्शन कर रही हो। और इस कंडीशन में एक्यूज्ड को बेल मिल सकती है, FIR क्वेश हो सकती है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। ये सबूत वाली जो स्टेज आ गई है कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में गलती कर रखी है तो ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की गलतियों को अपना वेपन बनाइए कि आपकी चैट्स को सीज नहीं किया, आपने अपनी चैट्स बाई पोस्ट इन्वेस्टिंग ऑफिसर को भेजे, लेकिन इन्वेस्टिंग ऑफिसर के द्वारा उनको कंसीडर नहीं किया गया। आप इस पर RTI भी मांग सकते हो। केस डायरी का पार्ट नहीं बताया गया, आपकी चैट्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज नहीं किया, फ़ोन को सीज नहीं किया, CDR नहीं किया, तो ये इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड हो गई, इनकम्प्लीट हो गई। तो कोर्ट डाउटफुल होकर देखती है कि इन्वेस्टिंग ऑफिसर ने इसके डीपली बाईपास किया, वन साइडेड होकर इन्वेस्टिंग करी गई है, तो
उस कंडीशन में कोर्ट आपको प्रोटेस्ट कर सकती है, FIR क्वेश हो सकती है। तो कंबाइंड फार्मूला क्या है? नंबर 1 चैट्स कंबाइंड करो, नंबर 2 टाइमलाइन कंबाइंड करो, नंबर 3 उसका कंडक्ट कंबाइंड करो, नंबर 4 मेडिकल पर आओ, नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट पर आओ। तो ये सारी चीज़ें आपके केस को मजबूत कर सकती हैं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।